सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमारा इंग्लिश का तीसरा लेक्चर है और आज की इस लेक्चर में यूनिट 3 जो कि एक पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपकी पोइम का नाम है। सो आज के लेक्चर में इस पोइम को जो है वो कवर करते हैं। सो बड़ी एक अहम और गुड न्यूज़ ही एक तरह की आपके लिए जो वो मैं शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले देखिएगा कि दो जो है वो वाइल रीडिंग के क्वेश्चन मौजूद हैं जो हमने नहीं करने, और आगे जाके मैं अगर बात करूँ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तो वो भी आप देख सकते हैं कि 9 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं जिनको हमने कतई तौर पे नहीं करना। ज़रा एक सेकंड देखिएगा कि आपकी बुक के अंदर जो पोइम्स हैं वो टोटल 3 पोइम्स मौजूद हैं। यूनिट नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसको हमने आज की इस लेक्चर में कवर करना है। यूनिट 7 है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही इस पोइम का नाम है, दूसरी पोइम का नाम। और आपकी सेकंड ईयर की नई किताब जो आई है इसमें जो तीसरी और आखिरी पोइम है वो यूनिट नंबर 10 पे है, ऑल दी वर्ड्स आर स्टेज। ये सिर्फ 3 पोइम्स हैं और पेपर की पेयरिंग स्कीम में आपको दिखाता हूँ। ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि आपके पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन होंगे ना सेकंड ईयर में, उन 3 पोर्शन में कहीं पे भी इन पोइम्स में से जो है वो कोई सवाल नहीं आने, ना तो पोइम्स के कोई वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, ना ही आपने इन पोइम्स के कोई एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन होगा वो सिर्फ इन 5 चैप्टर से बनेगा जो 5 चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन होगा वो बकिया रह जाने वाले चैप्टर में से बनेगा जो 4 चैप्टर्स जो है वो बनते हैं 8, 9, 11 और 12। और जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो आपका प्ले में से आना है जो दी पर्ल नाम के जो है इस नाम से आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है, यानी कि यूनिट नंबर 13। दैट्स इट क्लियर। सो इसका मतलब ये हो गया, वाज़ह तौर पे जो है वो हमें पता चल गया कि हमारे सिलेबस के अतबार से ये जो पोइम तीसरे नंबर पे आती है यूनिट 3, और जो पोइम 7 नंबर पे आती है यूनिट 7 पे, और जो पोइम 10वें नंबर पे आती है यानी कि यूनिट नंबर 10, ये 3 की 3 पोइम्स में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन इवन के कोई एमसीक्यूज आपके पेपर में से नहीं आएगा। आपने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। सो अभी हम बात करते हैं एमसीक्यूज की भी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जो सिनोनिम्स आएंगे वो आपके उन लेसन में से ही आएंगे और नॉवल में से आएंगे, पोइम में से भी कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। बात अभी है ये हमारा टॉपिक नहीं है। सो आज का हमारा टॉपिक जो इस लेसन को डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्कस करना है क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो एक्सप्लेनेशन स्टैंजा रेफरेंस कंटेक्स्ट के हवाले से होगा। सो उसी एतबार से हम इस पोइम को जो है वो कवर करेंगे। हमारे पास जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये हमारे पास इस पोइम का नाम है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इस पोइम का सिर्फ और सिर्फ स्टैंजा, उसका रेफरेंस, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है वो देखेंगे। किस कदर अहम और किस कदर जो है वो ईजी वर्डिंग के अंदर मैं आपको निकाल के देने वाला हूँ। सो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिटेड होगी। आज की इस लेक्चर में यूनिट नंबर 3 कंप्लीट एंड हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ क्लियर दोबारा से करवा देता हूँ कि आपने जितनी भी पोइम्स है, सिर्फ 3 पोइम्स हैं आपके सिलेबस के अतबार से, टोटल नंबर ऑफ 3 पोइम्स आपकी किताब में मौजूद हैं। सिर्फ आपने अपनी किताब की इस पोइम्स में से जो चीज़ें तैयार करनी हैं सिर्फ और सिर्फ आपने उनकी एक्सप्लेनेशन ही तैयार करनी है। तो आपकी तैयारी के लिए सिर्फ मैंने जो है वो एक एक्सप्लेनेशन निकाली और ये वो एक्सप्लेनेशन है। इस पोइम में से अगर स्टैंजा आता है तो आप लिख सकते हैं, कोई सा भी स्टैंजा आ जाए, इसको कोई टीचर भी रॉन्ग नहीं कर सकता। उसकी वजह भी आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो बड़े अच्छी तरीके से तैयार करनी है, इवन के कोई एक छोटी सी मिस्टेक भी ना हो तो आपके वो नंबर को काट सकती है। आपकी छोटी ग्रामर की मिस्टेक, आपके स्पेलिंग की मिस्टेक, सो सारी चीज़ों को जो है वो डिटेली कवर करेंगे। तो बता दिया मैंने आपको कि आज सिर्फ इस पॉइंट में से तो हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। और आपके पेपर में अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये चीज़ें बड़ी अहम है, साथ साथ बताना मेरी भी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो मेरा ख्याल है कि आपकी इस स्टडी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इवन कि जब तक बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमारे पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी और किस हिसाब से आएंगी और तैयारी किस हिसाब से करनी है। देखिए मैं आपको फ्रॉम फर्स्ट डे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके दे रहा हूँ और सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी से बता रहा हूँ और जितना ईजी हो रहा है वो आपको जो है वो बना के दे रहे हैं। सो आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है। और जो हमारे पास पोइम है ना ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपकी जो पोइम है फर्स्ट पोइम है इस इंग्लिश की किताब के अंदर जो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो इसके स्टैंजास भी मौजूद हैं। सो हमें इनके अलग अलग एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो बना के दे दी है वो परफेक्ट है। हर एक स्टैंजा के ऊपर आप लिख सकते हैं अगर इस पोइम में से आता है तो। इवन कि आप बड़े वीक स्टूडेंट्स हैं, आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक के लिए बड़ी अहम है, बड़ी इजी वर्डिंग के अंदर जो है वो मैंने बनाई है। पहले बता देता हूँ कि यहाँ से जो है ना ज़रा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ फर्थर मोर से। यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होंगी, मतलब आगे जाके जो इतनी भी लाइंस आ रही हैं जिनको ज़रा मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वो लाइन्स हैं जो आपको आगे जाके अगली 2 पोइम्स जो रह जाती हैं ना, मतलब यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 10, जो 2 पोइम्स आगे जाके भी हम पढ़ेंगे ना
उनकी एक्सप्लेनेशन में भी हम ये लाइंस लिख सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, भी इतनी लंबी जो है वो लिख दी गई है। सो इतनी लंबी नहीं लिख के दी, आपकी सहूलत के लिए ही बना के दी हैं कि आपको अलग अलग जो है वो याद ना करनी पड़े, सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो याद करें। जिस तरह ये इस पोइम के लिए मैंने इतना जो है वो निकाल के दी है एक्सप्लेनेशन, आगे आपने ये लाइंस को लिखना है, कोटेशंस भी दे दी है। तो मेरा ख्याल है कि 6 में से 6 नंबर आपको गारंटी है कि मिल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो बातें हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा, अपने मेन लेक्चर के ऊपर आते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पेपर में 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने अपना रेफरेंस ठीक लिखा हुआ। तो बच्चे यहाँ पे बड़ी गलतियाँ करते हैं, साथ साथ वो भी क्लियर करता हूँ। बच्चे रेफरेंस के आगे ये वाली अलामत लगा देते हैं, 2 नुक्ते और आगे ये वाले अलामत। तो ये बड़ी गलत होती है, इससे एक गलती जो है वो आपकी काउंट हो जाती है और आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है। इसको याद रखिएगा। सो इस पोइम का जो यूनिट नंबर 3 बनती है, इसका रेफरेंस ज़रा जो है मैं पढ़ देता हूँ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। सो इसकी स्पेलिंग देखिएगा, ओन का ओ कैपिटल ऑन, हिज का एच कैपिटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो ब्लाइंडनेस का बी कैपिटल रखिएगा। बड़ी गलतियां बच्चे करते हैं लिखते वक्त भी। इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा पोइम का नेम, रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ये इसका जो राइटर है यानी शायर का नाम है वो मैंने ज़रा बोल्ड किया है। आप भी लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा पेपर चेकर के ऊपर। तो अब इस पोइम का कॉन्टेक्स्ट देखिए, स्टैंजा कोई सा भी आ जाए, कॉन्टेक्स्ट तो यही लिखना है ना। कॉन्टेक्स्ट तो चेंज नहीं ना होगा, ना रेफरेंस चेंज होगा ना कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। तो इवन के मैंने तो आपको एक्सप्लेनेशन भी ऐसी दे दी कि इस पोइम में से कोई सा भी आ जाए आपने लिख देनी है। सारा साल पढ़ा है, 3 पोइम्स हैं, कितनी मज़े की बात है। इतना शॉर्ट सिलेबस और बच्चे अभी भी जो है वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आया शॉर्ट होगा या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी चॉइस तो आपको मिल ही नहीं सकती अगर आप इसको कंपेयर करें ओल्ड सिलेबस से। तो मैंने वैसे वो डिटेल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको मिलेगी हमारे चैनल के ऊपर ही। ज़रा वो जाके देखिएगा, आपको आइडिया होगा फिर कि ओल्ड सिलेबस कितना टफ था, बच्चों को कितनी परेशानियां होती थी। सो कॉन्टेक्स्ट है इस पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोइम का नाम है तो इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ देता हूँ। दिस पोइम इज़ अबाउट द पोइट्स सैडनेस आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड। एट फर्स्ट ही वरीज दैट ही कैन नॉट सर्व गॉड विद हिज पोइटिक टैलेंट, बट लेटर बाद में जो है वो उसको एहसास हुआ, ही रियलाइज दैट ट्रू सर्विस टू गॉड मीन्स एक्सेप्टिंग हिज विल विद पेशेंस एंड फेथ। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिज को मैंने एच कैपिटल इसी वजह से लिखा है क्योंकि ये जो है वो वर्ड अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सो हम जो है वो एक प्रोनाउन ही है, सो प्रॉपर नाउन ही है और उसको हम कैपिटल ही लिखेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी, हिज का एच जो है वो छोटा लिख दें तो आपका 1 नंबर कट सकता है। चीज़ें साथ साथ जो है मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी मज़ीद अच्छी हो जाए। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ। तो देखिएगा अब एक्सप्लेनेशन आ गई, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी है, अंडरलाइन मैंने किया है अच्छा इंप्रेशन आने के लिए। तो बहरहाल आपने स्टार्ट यहाँ से करना है कि इन दीज लाइन्स द पोइट शेयर्स हिज डीप सैडनेस अबाउट बिकमिंग ब्लाइंड। ही फील्स दैट हिज वर्ल्ड हैज़ बिकम डार्क एंड वाइड फॉर हिम। तो स्टूडेंट्स मैं इसका उर्दू तर्जुमा भी आपको पढ़ के सुना दूंगा। ही इज़ सैड बिकॉज ही कैन नॉट यूज़ हिज पोइटिक टैलेंट टू सर्व गॉड। ही वरीज दैट गॉड माइट बी एंग्री विद हिम। तो कोटेशन बड़ी आसान सी आपको निकाल के दी है, आपने इस एक्सप्लेनेशन में पुट करनी है। ये एक तरह का हवाला ही है और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेकर के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जो खैर टॉपर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो तो लाजमी इस फिर कोटेशन को यूज़ कीजिएगा अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर। आगे पढ़ते हैं। However, his patience soon guides him. He realizes that God is the King of kings and does not need man works. Thousands of angels are always ready to obey God. Therefore, those people who quietly accept God's will with patience are also his best servants. ट्रू सर्विस लाइज इन द कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने पैराग्राफ बना के लिखे ना, आपने भी इसी तरीके से पैराग्राफ बना के लिख देना है। ऐसे नहीं करना कि बस एक तरह से लिखना शुरू किया और उसको कोई पैराग्राफ नहीं, कोई कुछ नहीं बनाया और उसको एंड कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। बहरहाल ये वो लाइनें हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ इस वजह से ताकि ये लाइनें आपने अगली जाके पोइम्स में भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो अच्छी तरीके से याद कीजिएगा इनको खास तौर पे। फर्दर मोर इन दीज लाइन्स द पोइट गिव्स अस अ वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप मैसेज। ये लाइनें वो लाइनें हैं जो आपने हर पोइम की, 3 ही तो पोइम है, तीनों में से कोई सा भी पेपर में आपके आता है तो ये लाइनें तो आप लाजमी लिखिएगा। बेहद जो है वो अच्छा हो जाएगा और आपकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद जो है वो लेंथ वाइज जो है वो काफ़ी हो जाएगी। तो आपको नंबर भी 6 में से 6 ईजिली मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। द पोइट कनेक्ट्स द ह्यूमन वर्ल्ड विद द meaningful life lessons. We can see that these lines of this poem is filled with great thoughts that directly touch the reader's heart.
सो ये भी वही लाइनें ही हैं जो आपने जो है वो लिखनी है। सो इनको भी जो है मैं ज़रा हाईलाइट पहले कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इन लाइनों का फ़ायदा क्या है। ये ना देखिएगा कि कितनी लेंथ जो है वो मैंने आपको बना के दे दी, ये देखिएगा कि इससे कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। जब आपने आगे जाके पोइम्स की एक्सप्लेनेशन याद करनी है इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाना है। द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज़ सिंपल बट द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ यूनिक। द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स shows the high skill of the poet. The main purpose of the poet is to teach us how to face life with deep understanding, love, and courage. So, these lines are not just simple words, but they are full of wisdom and knowledge. तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सप्लेनेशन इनफ है, इतनी बहुत है, कंप्लीट एंड हो जाती है इस यूनिट की। सो अगर मैं उर्दू का तर्जमा आपको पढ़ के सुनाऊँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसको इम्तिहान में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही लिखनी होती है ये उर्दू में तर्जमा। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ के बता देता हूँ कि भी ये जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ी इसका मतलब बनता क्या है। देखिएगा, इन लाइनों में शायर अंधे होने पर गहरे दुख का इजहार करता है। वो महसूस करता है कि बसारत यानी कि नज़र चली जाने से ये दुनिया इसके लिए अंधेरी और बहुत जो है वो बुरी हो गई। वो इस बात पर उदास है कि उसकी शायरी करने की सलाहियत अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि वो देख नहीं सकता। इस बात पे वो उदास है। वो अपनी शायरी के ज़रिए खुदा की खिदमत करना चाहता है, इसलिए उसे डर है कहीं खुदा उससे नाराज़ ना हो जाए। आगे वो कोटेशन जो मैंने ऐड की उसका भी उर्दू में तर्जुमा ऐड कर दिया कि आपको उस कोटेशन का मतलब पता हो कि सब्र एक अजीम खूबी है। बहरहाल आगे पढ़ते हैं। मगर जल्द ही उसका सब्र उसकी रहनुमाई करता है और दिल को तसल्ली देता है। उसे ये बात समझ आ जाती है कि खुदा बादशाहों का बादशाह है और उसे इंसान के काम या किसी तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं। हज़ारों फरिश्ते हर वक्त खुदा के एक इशारे पर ज़मीन और आसमान में उसका हुक्म मानने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए जो लोग खुदा के हर फैसले को खुशी खुशी और सब्र के साथ कबूल कर लेते हैं वही खुदा के सबसे बेहतरीन बंदे हैं। सच्ची इबादत और ख़िदमत यही है कि खुदा की ज़ात पर पूरा भरोसा रखा जाए। मज़ीद ये कि इन लाइनों में शायर हमें एक बहुत खूबसूरत और गहरा सबक देता है। वो इंसानी ज़िंदगी के मसलों को एक कीमती सबक बनाकर पेश करता है। हम देख सकते हैं कि इस नज़म की लाइनें इतने ज़बरदस्त ख़यालात से बड़ी हुई हैं जो सीधी पढ़ने वाले के दिल पर भी असरअंदाज करती हैं। नज़म की ज़ुबान अगरचा बहुत सादा है लेकिन इसका पैगाम सबसे अलग और मुनफरिद है। इसके लफ्ज़ों की खूबसूरती ये बताती है कि शायर अपने काम में कितना माहिर है। शायर का असल मकसद हमें ये सिखाना है कि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए उसका सामना अक्ल, मोहब्बत और हौसले के साथ जो है वो करना चाहिए। ये लाइनें सिर्फ आम लाइनें ही नहीं बल्कि ये इल्म और अकल की बातों से बड़ी हुई हैं। तो ये उर्दू में तर्जुमा करके बता दिया। मेरा ख्याल है अब तो जो कन्फ्यूजन पीछे बाकी रहती होगी वो भी आपकी क्लियर होगी इस तर्जुमे को पढ़ने के बाद, कि जो मैंने आपको लाइनें निकाल के दी, आपको बताई, ये किसी भी पोइम की एक्सप्लेनेशन में एग्जैक्टली फिटेबल हो सकती हैं। आपको मार्क्स मिल सकते हैं, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।